हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब में। मेरा नाम है निकिता मित्तल और मैं टीजीटी सोशल साइंस हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर और सबसे फर्स्ट थिंकर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनका नाम है प्लेटो। प्लेटो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इनकी थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अच्छा, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? आंसर होगा प्लेटो। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आइडियल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म भी कहते हैं। अब प्लेटो एज अ थिंकर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेटो का पर्सपेक्टिव क्या रहा है, यानी कि वो कौन से थॉट को, स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं या फिर मटीरियलिज्म को फॉलो करते हैं। दूसरा, उनके मेथड्स क्या क्या रहे हैं, उनका मेथड डिडक्टिव रहा है या इंडक्टिव रहा है, ये देखा जाएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ सोल उनकी दी हुई है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट। और बाद में हम देखेंगे कि इनको क्रिटिकली किसने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। इनको फर्स्ट फासिस्ट बोला गया, फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला गया, और इनको कार्ल पॉपर द्वारा और एरिस्टोटल द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उनके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहली किताब जो उन्होंने लिखी है वो है रिपब्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब। और इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि प्लेटो की रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है, या प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है। ठीक है, तो इसका नाम है रिपब्लिक। और इस बुक को प्लेटो जब बहुत यंग थे तब उन्होंने लिखा। ये अराउंड 386 बीसी के अराउंड ये लिखी गई है। अच्छा, जो यंग प्लेटो थे, प्लेटो जब यंग थे, उनके थॉट्स बहुत ही यूटोपियन थे। यूटोपियन यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल यानी कि जो अभी की परिस्थिति में लागू, जो रियलिटी में लागू ना हो पाए, है ना, और इमेजिनेटिव थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये लोग यंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे उनके विचार होते हैं जो शायद इम्प्रैक्टिकल हों और प्रैक्टिकल दुनिया में उनको लागू ना किया जा सके। कुछ ऐसे विचार उन्होंने रिपब्लिक में दिए, इसलिए उनको यूटोपियन भी बोला जाता है। अच्छा, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसोफर किंग का रूल है, ये सब इसी किताब में दे रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका आइडिया ऑफ जस्टिस है वो भी इसी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद उनकी एक और बुक है द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कोई बीच में ही लिखी गई थी 360 बीसी में। और उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट बुक है उनकी वो है द लॉज। इसको इन्होंने लिखा जब बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए थे, और इसको लिखा गया 347 बीसी में। इस बुक को प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट, इस बुक में जो स्टेट उन्होंने दे रखा है उसको सेकंड बेस्ट स्टेट बोला गया, जहाँ पर प्लेटो ने कहा कि दूसरा बेस्ट स्टेट क्या होगा, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा। तो प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट वेयर देयर इज रूल ऑफ लॉ। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला था जहाँ पर मैन ऑफ गोल्ड राज करेगा, मैन ऑफ रीजन राज करेगा, वो सबसे आइडियल स्टेट होगा। लेकिन सेकंड बेस्ट स्टेट कौन सा होगा, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा। ऐसा कौन सी बुक में बोला है उन्होंने? द लॉज में। ओके, अगर अब हम प्लेटो का टाइम देखें, किस टाइम पर प्लेटो ने लिखना शुरू किया और कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, तो क्या टाइम पीरियड रहा। प्लेटो का टाइम पीरियड 427 से लेकर 347 बीसी तक रहा। प्लेटो जो है एथेंस से बिलोंग करते थे, और कोई भी थिंकर जिस जगह से बिलोंग करता है उसके थॉट्स उस जगह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उसी जगह को लेके उसके थॉट्स बनते हैं, है ना। ही वॉन्टेड एथेंस टू बिकम एन आइडियल स्टेट इन विच इट इज़ रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग। जो प्लेटो है वो एथेंस को एक ऐसा आइडियल स्टेट बनाना चाहता था जहाँ पर फिलोसोफर किंग का क्या हो, राज हो। ठीक है, जो एथेंस है उसको एक वर्चुअस स्टेट बनाना चाहता था, जिस पर राज किसका हो, फिलोसोफर किंग, यानी जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, ऐसे राजा का वहाँ पर राज हो, ऐसा प्लेटो चाहता था।
अब हम देखेंगे कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जब प्लेटो वहाँ था एथेंस में, तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, है ना। तो पहली प्रॉब्लम जो थी उस टाइम पर जब प्लेटो था, तब वहाँ पर पेलोपोनेशियन वॉर चल रहा था। किसके किसके बीच में? एथेंस और स्पार्टा के बीच में। एथेंस और स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेशियन वॉर चल रहा था, और ये वॉर लगभग 27 सालों तक चला, और इसमें एथेंस की हार हो चुकी थी। क्यों हार हो चुकी थी? एक तो एथेंस में डेमोक्रेसी थी, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और करप्शन बहुत ज़्यादा था। करप्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बार बार चेंज होती रहती थी, और चेंज होती रहती थी। क्यों चेंज होती रहती थी? क्योंकि वहाँ पर जो रूलर थे वो ज़्यादातर अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि लोगों के वेलफेयर पर। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, यानी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए एथेंस को क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा पेलोपोनेशियन वॉर में। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ इस वॉर का कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका गया, और वहाँ पर ओलिगार्की का शासन आ गया। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का शासन, यानी कि यहाँ पर शासन आ गया 30 लोगों का, टायरनी ऑफ 30। ठीक है, अब एक टर्निंग पॉइंट आता है प्लेटो की लाइफ में 399 बीसी में। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था, सोक्रेटिस की डेथ हो गई। सोक्रेटिस कौन है? प्लेटो के टीचर। ठीक है, वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर प्लेटोज थॉट। क्यों? क्योंकि जो सोक्रेटिस हैं उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एथेंस की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा उनके विचारों के लिए उनको सजा दे दी गई डेथ की, और उनको पॉइजन पिला दिया गया। ठीक है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रिटिक बन गए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी होती है, रूलर जो है सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, करप्शन होता है। ये सारे थॉट्स क्या है, प्लेटो को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए। प्लेटो कंसीडर सोक्रेटिस एज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। प्लेटो क्योंकि जो सोक्रेटिस थे उनको सबसे ज़्यादा विद्वान आदमी मानता था, इसलिए वो बोलता था वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ही इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। दोनों ही, प्लेटो और अरिस्टोटल जो बाद में आए, दोनों ने डेमोक्रेसी का क्रिटिक किया, क्रिटिक्स थे वो दोनों, क्रिटिसाइज किया उसको। और क्या बोला कि ये क्या है? रूल ऑफ इग्नोरेंस। रूल ऑफ इग्नोरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग शासन करते हैं वो मनी और पावर के लिए शासन करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में शासन करते हैं, इसलिए ये रूल ऑफ इग्नोरेंस है। इसलिए उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का जो पर्सपेक्टिव था वो कैसा था, यानी प्लेटो किस चीज़ में बिलीव करते थे? क्या वो आइडिया में बिलीव करते थे, क्या वो मैटर में बिलीव करते थे? तो प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट मतलब जो कि आइडिया में बिलीव करते हैं। जो लोग किस में बिलीव करते हैं? आइडिया में। तो आइडिया इज़ रियल, है ना, ये हम लोग मानते हैं कि आइडिया क्या होता है? रियल होता है, और रियल वर्च्यू जो है वो क्या है? आइडिया है। और आइडियलिस्ट लोगों का जो सबसे मेन पर्सपेक्टिव है वो होल को देखते हैं, ना कि सेल्फ को। होल, प्रायोरिटी इज ऑन होल ओवर सेल्फ, यानी कि जो सोसाइटी है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई इंडिविजुअल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कौन है? सोसाइटी या स्टेट इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई इंडिविजुअल। और सोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसी के भी सेल्फ इंटरेस्ट से। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एथिक्स, और एथिक्स से पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसा आइडियलिस्ट मानते हैं, और ऐसा ही प्लेटो मानते हैं। प्रायोरिटी टू स्टेट ओवर इंडिविजुअल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। आइडियलिज्म में राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली ड्यूटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, ओनली इंपॉर्टेंस टू किसको? ड्यूटीज़, है ना, इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? ड्यूटी को। और प्लेटो का जो पर्सपेक्टिव था वो कैसा था? यूटोपियन। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल थे, इमेजिनेटिव थे, सारे थॉट्स उनके जितने भी थॉट्स थे ज़्यादातर वो कैसे थे? इम्प्रैक्टिकल, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? यूटोपियन। साथ ही साथ प्लेटो को रेडिकल भी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज चाहते थे। कैसा बड़ा चेंज? पहला तो ये कि वो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग चाहते थे, यानी कि एक ऐसा आदमी राज करे जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो ये भी एक बड़ा चेंज है। दूसरा बड़ा चेंज वो क्या? ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। फर्स्ट फेमिनिस्ट कैसे? उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया कि फिलोसोफर किंग जो है सिर्फ
फिलोसोफर किंग ही बनेगा, फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है, उनका ऐसा मानना था। यानी कि उनका ऐसा कुछ कहना नहीं था कि सिर्फ मेल ही फिलोसोफर किंग बनेगा, जो भी राजा या रानी होगी तो वो फीमेल भी हो सकती है, ऐसा कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इस उस टाइम पे इतनी बड़ी बात कहना वॉज द रेडिकल थॉट्स, है ना। तो इसलिए उनको फर्स्ट उनको क्या कहा जाता था, रेडिकल भी कहा जाता था। तो प्लेटो जो है आइडियलिस्ट थे, वो यूटोपियन थे और वो रेडिकल थे, ठीक है। तो ये उनके पर्सपेक्टिव थे। अब हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने कौन सी मेथडोलॉजी अपनाई। मेथडोलॉजी यानी उनका मेथड क्या था, है ना। मेथड दो तरीके के हम देख सकते हैं। पहला होता है इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के बारे में अगर हम जानें तो इंडक्टिव मेथड होता है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल यानी कि पहले आपने उस चीज़ को एग्जाम्पल देखा, उस चीज़ का प्रैक्टिकलिटी देखी, उसके बाद में आपने उससे कंसेप्ट फॉर्म किया और एक उसको जनरलाइज किया। यानी कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, है ना। न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये सेब गिर क्यों रहा है। यानी पहले उन्होंने एग्जाम्पल देखा, उसके बाद में उन्होंने उसकी रिसर्च की और खोज की और पता चला कि इट इज़ ऑल हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो पहले क्या आता है, पहले थ्योरी आती है या फिर कंक्लूजन आता है या कॉन्सेप्ट आता है पहले, बाद में उसके एग्जाम्पल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पहले जनरलाइजेशन हो जाता है, बाद में उसका पर्टिकुलराइजेशन होता है। जैसे वेयर कंक्लूजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जहाँ पर कंक्लूजन पहले से ही एग्जिस्ट करता है, स्कॉलर लुक्स फॉर पर्टिकुलर टू हिज व्यूज़। यानी कि हम फिर जो स्कॉलर है वो उसको क्या करने लगता है, आइडियाज़ ढूंढने लगता है, व्यूज़ ढूंढने लगता है। यानी कि पहले प्लेटो ने क्या की, थ्योरी दी। पहले प्लेटो ने क्या करा, थ्योरी दी पूरी एक, उसको इम्प्लाई नहीं किया, उसका पहले कोई एग्जाम्पल नहीं था, उन्होंने सीधा अपने दिमाग में जो आया उन्होंने वो क्या किया, लिख दिया। तो पहले उन्होंने थ्योरी दे दी, उसको इम्प्लाई नहीं किया, ठीक है, अप्लाई नहीं किया। तो ये हो जाता है डिडक्टिव मेथड। तो प्लेटो ने क्या किया, डिडक्टिव मेथड अपनाया। कौन सा मेथड अपनाया, डिडक्टिव मेथड, यानी जनरल टू पर्टिकुलर। उसके बाद हम देखेंगे, इनका मेथड हमने देख लिया, एक और मेथड इन्होंने अपनाया, अपनी जो बुक्स लिखी उसमें, डायलेक्टिव मेथड। कौन सी, डायलेक्टिक मेथड, डायलेक्टिक मेथड। अब डायलेक्टिक मेथड क्या होता है, इन्होंने जो अपनी रिपब्लिक बुक लिखी उसमें सारी चीज़ें डायलॉग्स के फॉर्म में लिखी। इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस भी पूरी कैसी दी है, डायलॉग्स के फॉर्म में दी है। डायलॉग्स क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका ये मानना, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और सोक्रेटिस क्या डायलॉग्स में बात करते थे और डायलॉग्स में ही कंक्लूजन निकालते थे। इसलिए इनका भी मानना था कि डायलॉग्स से क्या होता है, नॉलेज को प्योर किया जा सकता है और उससे वर्च्यू डेवलप किया जा सकता है ना। और जो हमारे जो कुछ मेयरली बिलीफ्स हैं उनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो रियलिटी है उससे, जो आइडिया है उससे, ठीक है। इससे क्या आ जाता है, एक्सीलेंस आ जाता है और ट्रू नॉलेज से हम लोग मिल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स जब मिलते हैं तो हमें क्या पता चलता है, क्या चीज़ें ज़्यादा सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं है या कम, ठीक है। और हर सिचुएशन में जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये हमें डायलेक्टिक्स, इन्होंने इसलिए डायलेक्टिक्स का मेथड अपनाया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, प्लेटो पर किन किन लोगों के इन्फ्लुएंस रहे। हर थिंकर पर कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, कुछ लोगों से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, परमेनिडिस और सोक्रेटिस, ये चार लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ये प्लेटो क्या थे, प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। तो पाइथागोरस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोल, उससे प्लेटो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, थ्योरी ऑफ सोल से। और ये चाहते थे कि जो रूलिंग क्लास है वो क्या पढ़े, ज्योमेट्री, ठीक है। कौन, पाइथागोरस ऐसा चाहते थे, इसलिए इनकी इस बात से भी प्रभावित थे। हेराक्लाइटस कहते थे कि जो चेंज है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव, है ना। परमानेंस के कौन से आइडिया से प्रभावित थे, आइडिया ऑफ परमानेंस, कि जो परमानेंट है वो क्या है, आइडिया इज ऑलवेज परमानेंट, है ना। नॉलेज इज ऑलवेज परमानेंट, नॉलेज क्या है, कभी खत्म नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती, आपकी क्या हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है, दैट इज ट्रू नॉलेज। सोक्रेटिस की कौन कौन सी चीज़ों से प्रभावित थे, सोक्रेटिस की कई सारी चीज़ों से प्रभावित थे। सबसे पहला उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, है ना। थ्योरी ऑफ नॉलेज, वो कहते थे कि नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, ओनली द नॉलेज इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू। कैसे, अगर नॉलेज होगी तो आपके पास, आप
के पास नॉलेज होगी तो आप किसी के साथ डायलेक्ट करेंगे, डायलेक्ट करने के बाद आपके वर्च्यू डेवलप होगा और एक्सीलेंस आएगा, और एक्सीलेंस आने के बाद यू विल गेट द ट्रू हैप्पीनेस एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड यू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस कब आएगी? जब हमारे पास ट्रू नॉलेज होगी। ऐसा किसका मानना था? सोक्रेटिस का, और इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दूसरा, इनके डायलेक्टिक्स वाले मेथड से बहुत ये क्या थे? प्रभावित थे। तो हमने देखा ये क्या थे? डिसाइपल थे प्लेटो, सोक्रेटिस के ही कंसिडर, उन्होंने वाइजेस्ट मैन बोला। और क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इवेंट जो मैंने पहले आपको बताया कि ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज सोक्रेटिस वॉज आस्क्ड टू ड्रिंक पॉइजन ड्यूरिंग द डेमोक्रेटिक रूल इन एथेंस। ठीक है, और हमने देखा कि सोक्रेटिस को उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में मेन कैरेक्टर जो अपने आप को डिफाइन किया है, उन्होंने सोक्रेटिस के नाम से डिफाइन किया है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड फॉर दिस लेक्चर। हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपका दिन शुभ हो, और थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।